हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? पिछली क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर 1A को बहुत अच्छी तरीके से एंड किया था। आज बारी है बच्चे 1B के अंदर में एंट्री करने का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, एक एक थ्योरी, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक प्रैक्टिकल, जो भी MCQ एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको हम यहीं पे कवर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए गए बगैर आइए शुरू करते हैं आपका चैप्टर 1B। वन बी, पता ये मैं इतना मेहनत आपके साथ क्यों कर रहा हूँ? मैंने अक्सर देखा बच्चे कि CMA फाउंडेशन पढ़ के जब आप CMA इंटर में आते हो ना, आपके नॉलेज बहुत वीक होते हैं, आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होता, आपके अंदर में रट्टाफिकेशन होता है। मैं वो सारे मिथ को तोड़ के आपको स्ट्रॉन्ग करके इंटर में लेके आना चाहता हूँ ताकि आप मस्त तरीके से CMA क्वालिफाई करें। आइए ना, अब हम आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। देखो, पहले तो मैं आपको इसको लाइन बाय लाइन पढ़ाने के पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे, अभी आप फाउंडेशन में है, इसके पहले भी आप 11-12 क्लास पढ़ चुके होंगे, फाउंडेशन में है, आप ग्रेजुएशन करेंगे, आप इंटर में आएंगे, CMA के फाइनल में आप आएंगे, तो मेरे बच्चे जैसे जैसे आगे पढ़ोगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी जिससे कि आपका अकाउंटिंग परफेक्ट होगा, जिसमें कि आपका कई सारे आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आएंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, कन्वेंशन आएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ाया जाएगा, इंडेस पढ़ाया जाएगा। इंडेस वर्ल्ड लेवल की अकाउंटिंग करने के लिए आपको इंडेस सीखना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों की अकाउंटिंग करने के लिए फाइनल में जब आओगे तो आपको इंडेस पढ़ाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। कहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हमें नॉलेज देंगी अकाउंटिंग को करने के लिए, जिनके ऊपर में हम सभी अकाउंटिंग करते हैं। अब देखो ना, मान लो कि कोई एक रेंट पे किया गया, तो रेंट पे करने की एंट्री क्या होता है? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मान लो ये एंट्री मैं भी करूंगा, आप भी करोगे, इंडिया के कोने में बैठा हुआ कोई भी इंसान करेगा, वर्ल्ड में बैठे हुए कोई भी जो इंसान होगा वो यही एंट्री पास करेगा, क्योंकि यही एक यूनिवर्सल आपका एक रूल है जिसपे कि पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग होती है। तो मेरे बच्चे, ये जो रूल्स बने हैं ना, ये जो रूल्स बने हैं, ये जो आपके प्रिंसिपल्स बने हैं, जो अभी ये जो आपका कॉन्सेप्ट कह रहा है, कन्वेंशन कह रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी आगे आप सीखोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ होता क्या है। अब देखो, जैसे कि हमें फिक्स्ड एसेट्स हमारे होते हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स कितने पे रिकॉर्ड किए जाएंगे वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितना चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है, वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। तो होता क्या है ना कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारे होते हैं आपस में बिजनेस के अंदर में, उन सब पे मोर और लेस कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमारे देश में बना हुआ कि भैया इसकी अकाउंटिंग ऐसे करना है। तो एक वर्ड है गैप। गैप का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म इसका कहते हैं कि जनरली, ध्यान से शब्द सुनना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल जो कि जनरली एक्सेप्टेड है। जनरली मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जनरली वही लोग सभी फॉलो करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? गैप बोलते हैं। तो इस गैप में क्या होगा? जितने भी आप रूल्स सीख रहे हैं अकाउंटिंग करने के, या जो अभी आगे और सीखेंगे, जितने भी कन्वेंशन आपको आप अभी तक आप करते आ रहे हैं, जो सीखेंगे मेरे साथ, जितने भी स्टैंडर्ड सीखेंगे, इन सबको कलेक्टिवली गैप कहा जाता है। एक बात बताऊँ, आप बुरा नहीं मानना, जब मैं अपना CA और CMA के फाइनल में था ना, फाइनल में, तब मुझे एक्चुअली गैप का मतलब समझ में आया। गैप होता क्या यार, गैप क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे हमने समझा कि गैप का मतलब एक्चुअली ये एक बहुत वास्ट वर्ड है कि जितने भी हम 11th क्लास से जो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर हुआ करते थे, जो उन्होंने कहा था डेबिट वार्ड कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द था ना, फिर बिजनेस एंटिटी, पता नहीं क्या क्या हमें सिखाया गया था,
फिर आप थोड़े और बड़े होंगे, ब्रांच की अकाउंटिंग सिखाया जाएगा, डिपार्टमेंटल की अकाउंटिंग सिखाया जाएगा, एजेंट की अकाउंटिंग सिखाया जाएगा, और थोड़े बड़े हो जाओगे कंपनी की अकाउंटिंग सिखाई जाएगी। ये सब जो अकाउंटिंग आप सीखते आ रहे हो या जो आगे सीखोगे, इनके लिए जो भी रूल्स आप लगाते हो, जितने भी प्रिंसिपल्स लगाते हो, जितने कॉन्सेप्ट लगाते हो, जितने भी स्टैंडर्ड लगाते हो, जितने भी इंडेक्स, सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? गैप बोलते हैं। याद रहेगी बात आपका, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एमसीक्यू के लिए इसका फुल फॉर्म भी आपका इंपॉर्टेंट है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और इसका मीनिंग भी कि कॉमन सेट ऑफ रूल्स, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड जो होते हैं, उन सबको हम इकट्ठा क्या बोलते हैं? आपका गैप बोलते हैं। क्लियर आपको? ये सर। अब देखो, गैप में एक चीज आ जाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग करने का हमारा क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल क्या है? तो बच्चे, इन प्रिंसिपल को हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत प्यारे तरीके से ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कहते हैं कि जितने भी प्रिंसिपल्स आप अकाउंट्स बनाने के लिए आप सीख रहे हैं, चाहे आगे सीखेंगे, उसमें कुछ को कहा गया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कुछ को कहा गया अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, मैं अब आपको बताना शुरू कर रहा हूं। पहले हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देखते हैं। देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर में एक तो आपका ये सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। पहला, एंटिटी कॉन्सेप्ट। सुनते चलिए मेरी बात। एंटिटी कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है जी? अकाउंटिंग करते समय हम सबके दिमाग में ये बातें चलती रहती हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रख के आप अकाउंटिंग करते हो। जैसे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है, और हम सारी अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं जी? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। ये हमें एंटिटी कॉन्सेप्ट सिखाता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस विल रन फॉर इनडेफिनिट पीरियड, बिजनेस चलते रहेगा, हम यही मान के बच्चे अकाउंटिंग करते हैं, है ना, जो हमें गोइंग कंसर्न कहता है कि भैया आप जब भी अकाउंटिंग कर रहे हो, ये मान लो कि बिजनेस कई साल तक चलेगा, अनलिमिटेड पीरियड चलेगा, कब बंद हो गया हमें फर्क नहीं पड़ता, ये मान लो कि बिजनेस कई साल तक चलेगा। तभी तो मेरे बच्चे, जब हम कहते हैं कि बिजनेस कई साल तक चलेगा, तो कहते हैं कि जो एसेट्स हमें 1 साल से ज़्यादा लंबे समय में बेनिफिट देगा, हम उसको कहते हैं वो फिक्स एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स। जो 1 साल हमें अगले 1 साल तक बेनिफिट देगा, हम उसको करंट एसेट्स कहते हैं, और जो सिर्फ करंट ईयर में बेनिफिट देगा, हम उसको एक्सपेंस बोलते हैं। याद है ना? ये देखिए, ये गोइंग कंसर्न ही हमें बोलता है कि देखो जी, ये आपका करंट ईयर हो गया, मान लो ये करंट ईयर हो गया, ये आपका करंट ईयर के बाद का ये 1 साल हो गया, 1 ईयर, और फिर आपका ये ऑनवर्ड उसके बाद का पीरियड हो गया। अगर हमारे दिमाग में गोइंग कंसर्न एजम्पशन नहीं रहेगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तो बच्चे ये बहुत मुश्किल होगा टू क्लासीफाई कि किसको हम बोलेंगे कि आज हम किसको बोलेंगे आपका एक्सपेंस, किसको बोलेंगे एसेट। क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सपेंस का मतलब होता है जिसका बेनिफिट आपको करंट ईयर में मिलेगा, हम उसको एक्सपेंस बोलते हैं। जो हमें फ्यूचर में भी बेनिफिट देगा, हम उसको एसेट बोलते हैं। और फ्यूचर में जो एसेट बेनिफिट देगा, और फ्यूचर में अगर अगले 1 साल तक बेनिफिट देगा, तो हम उसको करंट एसेट्स बोलते हैं। और 1 साल से ज़्यादा पीरियड में बेनिफिट देगा, तो हम उसको नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स एसेट्स बोलते हैं। ये नॉन करंट एक्सपेंस का क्लासिफिकेशन आप तभी कर पाएंगे अगर आप गोइंग कंसर्न एजम्पशन को, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेके चल रहे हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपको चाहता नहीं कि आप कुछ भी रटो, बात को समझो, तभी बात बनेगी। एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आराम से आप अटेंड कर पाएंगे। तो एंटिटी, ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है। ये कहता है कि बिजनेस विल रन फॉर इनफिनाइट पीरियड, आपका यही मानते हुए हम अकाउंटिंग करते हैं। पीरियोडिसिटी, आप जानते हैं कि बिजनेस जो कि इनफिनाइट पीरियड में चलने वाला, बच्चे इनफिनाइट पीरियड में चलने वाला है, हम इस इनफिनाइट पीरियड को क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो पार्ट जनरली हम कितने का लेते हैं? 1 साल का लेते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि इससे क्या होता है कि 1 साल का जो बिजनेस हुआ, हम 1 साल के एंड में अपना प्रॉफिट लॉस पता करते हैं, हम अपना परफॉर्मेंस पता करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, फिर अगले साल ये काम करते हैं। जो यहाँ पे गलतियाँ किया उनको सुधार के अगले साल बिजनेस करते हैं, जो यहाँ पे कुछ गलती किया वो अगले साल। तो ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या करता है कि इट डिवाइड्स द इनफिनिट पीरियड ऑफ बिजनेस इनटू स्मॉलर पार्ट, एंड दैट स्मॉलर पार्ट इज जनरली ऑफ 1 ईयर। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हमें बताता है। मेरे प्यारे बच्चों, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड, या वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप जानते हैं कि जो मनी के टर्म में मेजर नहीं हो सकता, दे कैन नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो रिकॉर्ड हो भी नहीं सकता ना हम कर पाते हैं।
मेरे आपके बीच में बहुत अच्छा खासा संबंध है, तो इस संबंध का बिजनेस में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। हम दोनों एक साथ खाना खाते हैं, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। हमारे सारे एम्प्लॉय एक साथ खाना खाते हैं, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। एम्प्लॉय खाते हैं तो इतने पैसे खर्च होते हैं, दैट कैन बी रिकॉर्डेड, दैट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपका ये जितने सारे हैं ना बच्चे, दे ऑल आर व्हाट, दे आर कॉल्ड आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मैं पहले बता दूं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेफर्स टू एजम्पशन एंड कंडीशन। ध्यान से, ये एग्जाम में क्या करेगा, डैश कहेगा, रेफर टू आपका ये, तो वर्ड का मीनिंग बस समझ लो, अपने आप एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं जी, वो एजम्पशन, वो कंडीशन, वो चीज, एजम्पशन कंडीशन जो हमारे दिमाग में रहता है, क्या आपका जो डिफाइन करता है पैरामीटर एंड कॉन्स्ट्रेंट विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। वो दायरा, पैरामीटर्स मतलब वो दायरा जिसके अंदर में रहकर हम अकाउंटिंग करते हैं, और वो दायरा हमें कौन बताएगा जी, वो एजम्पशन, वो कंडीशन जिसको हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। दोबारा सुनिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है जी, जितने भी हमारे, अब एजम्पशन था ना बच्चे, एजम्पशन है कि भैया बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, एजम्पशन है कि बिजनेस चलते रहेगा, एजम्पशन है कि हम पूरे साल को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो भी एजम्पशंस या कंडीशंस हम दिमाग में लेके चलते हैं, है ना, जो हमें पैरामीटर एंड कॉन्स्टेंट फिक्स करते हैं कि अकाउंटिंग कैसे करना है, हम उनको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। दे ले डाउन द फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड इंश्योर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल फैक्ट ऑन ए साउंड बेसिस एंड लॉजिकल कंसिस्टेंट। लॉजिक के साथ बिजनेस में रिकॉर्ड हो रहा है, आपका फाइनेंशियल फैक्ट को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, तो उनको करने के लिए जिस एजम्पशन को, जिस कंडीशन को हम दिमाग में रखते हैं, जो हमारा पैरामीटर तय करता है कि आपको ऐसी अकाउंटिंग करना है, हम उसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। और आप देख सकते हो कि आप बचपन से जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, मैंने इसका डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप कहो तो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, आप यहाँ पे एक एक वर्ड आपको इसका एग्जाम में जाना पड़ेगा। मैं आपको समझाऊंगा भी, मैं चाहता भी नहीं कि आप घर में ज़्यादा मेहनत करो, आप मेरे साथ करो ना। सेपरेट एंटिटी, और ये तो मैंने आपको बता दिया, चाहे एग्जाम में कह दे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, चाहे कह दे एंटिटी कॉन्सेप्ट, चाहे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या कॉन्सेप्ट की जगह पे एजम्पशन डाल दे या प्रिंसिपल डाल दे, सबका मीनिंग सेम होता है, क्योंकि प्रिंसिपल का ही तो पार्ट है बच्चे कॉन्सेप्ट आपका। तो वो कह सकता है कि सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, मीनिंग सेम है आपका। कहता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कंसीडर एंटरप्राइज एज ए सेपरेट एंटिटी एंड हैविंग सेपरेट आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। दोनों को अलग मानता है। देयरफॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम द ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्लियर ना? ये सर गोइंग कंसर्न मैं आपको बता चुका हूं, और मैंने बता भी दिया है। इसी के चलते हम लोग क्या करते हैं जी, एक्सपेंस, एसेट, फिक्स, करंट, ये इसमें हम डिस्टिंक्शन कर पाते हैं। पीरियोडिसिटी मैंने बता दिया, पीरियोडिसिटी कह दे या अकाउंटिंग पीरियड, दोनों का मीनिंग सम, ये मैं सेम बता चुका हूं, मुझे इस पर दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है। आप जरूर इसके ऊपर पढ़ लेना, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं, मनी मेजरमेंट समझा चुका हूं। आइए एक्रूअल कॉन्सेप्ट सुनेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अभी एमसीक्यू में यूज होंगे, तो दिमाग में लेकर चलेंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? कहते हैं कि एक्रूअल का मतलब होता है रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एज दे आर अर्न्ड और इनकर्ड एंड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। आपका अब आप जानते हैं, याद कीजिए आपने बचपन से जब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ा था, तो मेरे बच्चे आप ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जब हम इधर सेल्स लिखा करते थे ना, सेल्स, तो कैश पे सेल किया वो भी आता था, क्रेडिट पे सेल किया वो भी आता था। अगर आपने परचेजेज किए हैं, परचेज, तो कैश वाला भी आता था, क्रेडिट वाला भी आता था। एक्सपेंसेज, मान लो रेंट आपने पे किया, वो भी हम यहाँ लिखा करते थे, अगर आउटस्टैंडिंग कुछ ऐड करके वो भी हम यहाँ दिखाया करते थे। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। एक्रूअल का मतलब होता है कि भैया आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट लॉस को निकालते समय, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय, सेल आप तब मानो जब गुड्स को हमने बेच दिया, पैसा आ चुका है या पैसा बाद में आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें एक्रू का मतलब कि जिस दिन राइट हमारे पास आ चुका है। इफ वी हैव गॉट द राइट, इधर वी हैव रिसीव द मनी, या तो पैसा आ चुका है, ये देखो पैसा आ चुका है, या फिर राइट टू रिसीव हमारे पास हो चुका है, तो हम उसको क्या करेंगे, रेवेन्यू मानेंगे। एक्सपेंसेज या तो हम पे कर चुके हैं या पे करने का हमारे ऊपर में ऑब्लिगेशन क्रिएट हो चुका है, हम उसको एक्सपेंस मानेंगे। हमने एक्सपेंस पे कर दिया है, चाहे पे करने का ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, हम दोनों को एक्सपेंस मानते हैं। आप पढ़े हैं, अब मैं आपको अच्छे से आगे रिवीजन भी कराऊंगा इस चीज़ का। तो ये होता है एक्रूअल, ड्यू बेसिस कहते हैं एक्चुअली, ड्यू बेसिस। राइट हमारे पास आ गया पे या रिसीव करने का, हम अपना एक्सपेंस या रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। देखो ना यहाँ पे एक्रूअल मीन्स रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस एज दे आर अर्न्ड or incurred and not
व्हेन कैश और मनी हैज बीन पेड और रिसीव। पैसा आने से मतलब नहीं है। रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश या रिसीवेबल। ग्रॉस इनफ्लो मतलब पैसे का या तो पैसे का आना या फिर डेटर्स का आना। रिसीवेबल मतलब डेटर्स का आना। तो गुड्स बेच दिया कैश पे तो कैश आ गया, अगर अभी पैसा नहीं है तो क्या, रिसीवेबल आ गया, मतलब राइट हमारे पास हो चुका है, या कोई और कंसेशन है ना। तो आपका ये आपका कहते हैं कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट याद रहेगा। ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करना। मैं आपको बता दूं एक्रूअल बेसिस का दूसरा नाम क्या होता है, ड्यू बेसिस अकाउंटिंग। ड्यू बेसिस आपका आप लिख लीजिए ताकि एग्जाम में कहीं ये बोलो तो कंफ्यूज ना हो जाओ। डुअल एस्पेक्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं। डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम दो एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। आपका जब भी कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा तो कुछ चीज़ें अगर डेबिट हो रही है तो उतने ही वैल्यू का कुछ चीज़ें आपका क्रेडिट भी होंगी। जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा, दोनों बराबर, तभी जाके हम बैलेंस शीट टैली कर पाते हैं। तो डुअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन है जिसके ऊपर में हम क्या जी पूरा अकाउंटिंग हमारा टिका हुआ है। ये कॉन्सेप्ट एज्यूम करता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल एस्पेक्ट। हर एक ट्रांजैक्शन के डुअल एस्पेक्ट होंगे। इट अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट, कम से कम 2 अकाउंट, सिर्फ 2 ही अकाउंट नहीं, कम से कम 2 अकाउंट, है ना। जैसे कोई एंट्री होता है जिसमें 3 अकाउंट होते हैं, राम अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, 3 अकाउंट हो गए। तो जब भी डुअल एस्पेक्ट का मतलब कि एटलीस्ट 2 अकाउंट तो होंगे ही होंगे, और डुअल एस्पेक्ट का मतलब कि जितना से डेबिट में एंट्री होगा उतना क्रेडिट से भी एंट्री होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप दुनिया में किसी को बता देना कि हमारे संतोष सर ने बोला है कि ये जो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी का जो बचपन से अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था ना आपने, याद है ना। बैलेंस शीट में एसेट साइड में एसेट्स होता है, लायबिलिटी साइड में 2 नाम होते हैं। ये जो आप फॉर्मेट पढ़ रहे हो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट इस बात को प्रूफ करता है। कुछ डेबिट होगा तो क्रेडिट। डेबिट क्या होता है जी, एसेट्स होते हैं। क्रेडिट क्या, या तो कैपिटल या लायबिलिटी साइड में जाता है। तो ये आपका इंपैक्ट होगा। तो एग्जाम में आ जाए कि भैया ये जो आपका एजम्पशन है बताओ किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना होगा। देखता हूँ भी क्वेश्चन कैसा आएगा। एमसीक्यू भी दिखाऊंगा, पहले मैं आपको सारी बातें आपके दिमाग में बैठा रहा हूँ, फिर उसका एमसीक्यू दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसा वो आ सकता है, ठीक है ना। अगला है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बच्चे कि अगर मान लो करंट ईयर में हम लोगों ने, मान लो करंट ईयर 2025 है, एंड करंट ईयर में हमने क्या किया, यहाँ पे रेवेन्यू दिखाया है आपका, सपोज दैट 8 लाख रुपीज का अमाउंट। कहते हैं कि इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेज आपने किए हैं, इस रेवेन्यू से जुड़े हुए जितने भी एक्सपेंसेज हुए हैं, उन सारे एक्सपेंस को आपको करंट ईयर में ही दिखाना है। पे कर दिया तो भी, नहीं पे किया तो भी। एक्चुअल पता है तो ठीक, नहीं तो अगर एस्टिमेट है तो एस्टिमेट लगाओ, बट आपको दिखाना पड़ेगा। टू मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि मैचिंग ऑफ कॉस्ट विथ रेवेन्यू। आप रेवेन्यू दिखा दीजिए और इससे जुड़ा हुआ सारा खर्च। देखो ना, अब मान लो 8 लाख रुपीज का हमने सेल किया, इस सेल को करने के लिए हमने कुछ परचेज किया, पे कर दिया, वो भी खर्च आएगा। कुछ परचेज कर दिया, पे करना बकाया, वो भी यहाँ पे आएगा, है ना। हमने डेप्रिसिएशन हमने पे नहीं किया, बट एस्टिमेट बेसिस पे हमने मशीन तो यूज किया होगा ना इसको बनाने के लिए, वो भी खर्च हम दिखाते हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैचिंग ऑफ कॉस्ट विथ रेवेन्यू। जितने भी खर्चे हैं उनको रेवेन्यू से मैच कीजिए। इस साल का रेवेन्यू तो इससे जुड़े इस साल के खर्चे आपको दिखाने हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट स्टेट दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम एट विच दे आर इनकर्ड। जिस साल होते हैं, तो इस साल रेवेन्यू तो इससे जुड़ा खर्च इस बार ही। इन जनरल रेवेन्यू अर्न्ड शुड बी मैच्ड with the expenses incurred during the accounting period. For the application of this concept, several adjustments are made for prepaid accrued income. याद है ना, आप याद कीजिए, अगर आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस पढ़ा हुआ है, हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रेंट मान लो आपका 60,000 है, हमें 2,000 और पे करना है तो उसको ऐड करना है। 60 में हमने 5,000 रुपये अगले साल का पे कर दिया, हम उसको प्रीपेड यहाँ से माइनस करते हैं, क्योंकि जो अगले साल का पे किया वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है आपका। तो एग्जाम में आ जाए कि भैया जब बताओ कि ये जो आप प्रीपेड सैलरी एक्रूड इन सब का जो एडजस्टमेंट करते हो किसके चलते करते हो, कौन सा कॉन्सेप्ट अलाउ करता है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट अलाउ करता है। कोई डाउट नहीं सर। इसके बाद आप आइए, अगला है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। पता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको बोलता है, ये कहता है कि रेवेन्यू रियलाइज करना, मतलब कि कब हम इनकम आनेंगे। ये कहता है कि आप जो रेवेन्यू है ना,
रेवेन्यू मतलब जो सेल आप मानते हो, चाहे गुड्स बेच रहे हो चाहे सर्विसेज बेच रहे हो। कहता है कि रेवेन्यू आप तभी अपने बुक में दिखाइए जब वो रियलाइज हो चुका है। अब जनरली रियलाइज का मतलब बच्चे सोचते हैं कि उसके बदले में पैसा आ गया है। नहीं मेरे बच्चे, हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि रियलाइजेशन का मतलब होता है इधर यू हैव रिसीव्ड द मनी और राइट टू रिसीव हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो याद रखना, ये जो आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है ये क्या बोलता है जी कि अगर आप रेवेन्यू, ये सिर्फ रेवेन्यू की बात करता है कि रेवेन्यू का बुक में रिकॉर्ड करना है व्हेन इट हैज बीन रियलाइज्ड। और कब ये रियलाइज माना जाएगा? व्हेन ईदर यू हैव रिसीव्ड द मनी और राइट टू रिसीव हैज बीन रिसीव्ड। देखो ना, द कॉन्सेप्ट स्टेट दैट रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। द टर्म रियलाइजेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ लीगल राइट टू रिसीव द मनी। सेलिंग गुड्स इज रियलाइजेशन, रिसीविंग ऑर्डर इज नॉट। पैसा ऑर्डर कब आया उससे नहीं, जब हमने उसको सेल कर दिया तभी हम उसको अपना सेल मानेंगे। अकॉर्डिंगली रेवेन्यू इज सेड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन कैश हैज बीन रिसीव्ड और राइट टू रिसीव हैज बीन एस्टेब्लिश आपका। अब मान लो एक आदमी आया, बोला कि ठीक है जी आप मुझे पाँच ये जो है ना 5 बोतल उसका आप ऑर्डर ले लो। ऑर्डर ले लिया हमने तो हम सेल उस समय थोड़े मांगेंगे। जब हमने ऑर्डर उसको डिलीवर्ड कर दिया, यानी कि जब हमारे पास राइट आ गया, या तो उससे पैसा लेना है या फिर पैसा रिसीव करने का राइट मेरे पास आ गया, तब मानेंगे। ऑर्डर लेते समय थोड़ा कोई राइट हमारे पास आ गया कि हाँ जी हमें पैसा लेना ही लेना है। तो ये हमें कहता है आपका क्या, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखना, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है? सिर्फ रेवेन्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रिलेशनशिप ये बताएगा कि रेवेन्यू कब मानना है आपको, रेवेन्यू कब मानना है बस। और कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि जो एक्सपेंसेज हम अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे जो एसेट हम अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम उसके कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट मतलब कि हिस्टोरिकल कॉस्ट आपका। हमने इसको 200 रुपीज में परचेज किया है तो 200 रुपये में रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन सर ये मार्केट में 250 में आज बिक रहा है, फर्क नहीं पड़ता। हमने कितने परचेज किया? 200 में। आई विल रिकॉर्ड दिस आपका बॉटल एट ₹200 इफ आई परचेज फॉर द बिजनेस। ये मोबाइल मान लो आज 20,000 रुपीज में मैंने परचेज किया है, मार्केट में अभी ये 30 में मिल रहा है। मैंने लिया था किसी से सेकंड हैंड 20,000 में, मार्केट में इसकी कीमत आज 30,000 है। तो मार्केट से मतलब नहीं, मैं उसके कॉस्ट यानी कि 20 पे रिकॉर्ड करूंगा। ये हमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। तो रिलेशन कॉन्सेप्ट रेवेन्यू के बारे में बात करेगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपका एक्सपेंस या एसेट के माफ कीजिए एसेट के बारे में बात करेगा। और एसेट में आपको क्या बोलेगा, भैया इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाओ। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है परचेज, जितना उसका कॉस्ट लगा आपको, है ना। कॉस्ट का मतलब आपने डिप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ा होगा, मैं या फिर वहाँ पे हम समझेंगे। लेकिन कॉस्ट का मतलब एक्चुअल कॉस्ट जो उसका लगा है उस पर आप दिखाइए। अब देखो जरा, मैं आपको अब लेकर आता हूँ। ये तो हमारे क्या हो गया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो गए। समझ लो मेरी बात, एक बार दोबारा देख लीजिए आप यहाँ पे। कॉन्सेप्ट, एंटिटी, सेपरेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न, इंडेफिनिट पीरियड, पीरियोडिसिटी, पार्ट, मनी मेजर जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं, एक्रूअल, ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करना, एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों का आपका। डुअल एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट बराबर आपका होगा। मैचिंग ऑफ कॉस्ट विथ रेवेन्यू आपका हो गया। रियलाइजेशन जो कि आपका रेवेन्यू कब रियलाइज किया जाएगा ये माना जाएगा। ये कहता है कि एसेट्स को जो आप परचेज करते हो उसको बुक में कॉस्ट पे दिखाइए। इतने हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। और भी 1-2 कॉन्सेप्ट है, बट हमारे इंस्टीट्यूट ने इतना दिया तो हम इतना ही पढ़ेंगे आपका, ठीक है ना। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो गया। अब मेरे बच्चे आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होते हैं? मैं जानता हूं कि आप में से बहुत कम बच्चों को पता होता है कि कॉन्सेप्ट कन्वेंशन में फर्क क्या है। मेरे बच्चे मैं आपको बता दूं, कन्वेंशंस जो है ना ये क्या है, ये वो आपके, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पिछले 100, 150, 200 सालों से जो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग करते करते कुछ ऐसी चीजें जो हमने दिमाग में बैठा ली कि हमें इन बातों को भी ध्यान रखना है। हमें इन बातों को, मतलब वो अकाउंटिंग करने में आपको हेल्प नहीं करते हैं, अकाउंटिंग को बहुत बेहतर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उसको हम कन्वेंशन कहते हैं। कन्वेंशन का सिंपल शब्दों में मीनिंग बताऊं तो आपका डेवलपमेंट होता है, मॉडिफिकेशन होता है। डेवलपमेंट कहता है ओवर द पीरियड टाइम। अकाउंटिंग करते आ रहे हैं, अकाउंटिंग करते करते कुछ चीज़ें जो हमें अब दिमाग में रखनी पड़ जाती है कि हाँ जी ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं। याद रखिए, मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज नहीं होना। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये वो एजम्पशंस एंड कंडीशन से जो पैरामीटर तय करते हैं कि हाउ वी हैव टू मेक द अकाउंटिंग। लेकिन जो कन्वेंशंस होते हैं ना बच्चे, ये वो कस्टम, वो ट्रेडिशन हो गया है। ट्रेडिशन क्या होता है पता है आपको? परंपरा जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशन। ये परंपरा बन गई है कि भैया अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये भी परंपरा को ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सा जी? आपका कंजर्वेटिज्म।
कहते हैं भैया अकाउंटिंग करते समय आप कंजर्वेटिव हो जाओ। मैं इसका एक दूसरा नाम दूँ, कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, प्रूडेंस भी कहते हैं। लिख लो आप अपने नोट्स में अगर ये मिसिंग है तो, प्रूडेंस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये कहता है कि देखो जी, अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में लॉस होने वाला है, अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में आपको लॉस होने वाला है, तो लॉस की रिकॉर्डिंग अभी कर लो अगर आप उसका एस्टिमेट लगा सकते हो तो। लेकिन गेन जो होगा ना, अभी रिकॉर्ड मत करना, गेन तब रिकॉर्ड करना जब एक्चुअली आपको हो जाएगा। ये हमें कहता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब देखो ना, ये हमें कहीं पे अकाउंटिंग करते समय हेल्प नहीं करेगा, एक परंपरा बन चुकी है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कन्वेंशन है कि देखो जी आपको क्या करना है कि कंजर्वेटिव हो जाना है। अब मैं आपको याद दिलाऊं, अगर बचपन की थोड़ी मोड़ी बातें याद है तो, जब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप यहां लिखा करते थे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब देखो जो हमारे पास डेटर्स हैं उनमें हम लगता है कि यार अगले साल कुछ बैड डेट्स हो जाएगा, हुआ नहीं है, डूबा नहीं है, डूबता तो मैं कहता बैड डेट्स हो गया, लेकिन हमें लगता है कि यार कुछ बैड डेट्स हो जाएंगे, तो हम कहते हैं कि लगता है आपको कि आप वो अमाउंट पता कर सकते हो, एस्टिमेट लगा सकते हो। हमने कहा, हमें लगता है कि यार इसकी स्थिति खराब है, 5,000 रुपये मुझे लगता है कि आगे मिलेगा नहीं, वो कहते हैं कि आप प्रॉफिट लॉस में इसी साल 5,000 रुपये खर्च दिखा दो। कंजर्वेटिव हो जाओ, प्रॉफिट को निकालते समय बी कंजर्वेटिव, मतलब कि अगर लगता है कि कोई फ्यूचर में खर्च होने वाला तो आप उसको दिखा दो। हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर रिपेयर। हमें लगता है कि यार जो सामान हमने बेचा है उस पर जो हमने वारंटी दिया है, हमें उस पर कुछ रिपेयरिंग पे खर्च करना पड़ जाएगा। कितना करना पड़ जाएगा, लगता है कि 10,000 रुपये करना पड़ सकता है, हम वो भी खर्च दिखाते हैं। तो ये हमें कौन अलाउ करता है, टू क्रिएट प्रोविजन ऑन स्पेसिफिक एसेट, हमें कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि आप कंजर्वेटिव हो जाओ, है ना, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, बट लॉस लगता है कि हो सकता है तो उसको रिकॉर्ड कर लो। आपको याद दिलाऊं कि जो स्टॉक होता है ना बच्चे, स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक होते हैं, वो कहा गया है कि आप उसको बुक में दिखाना कॉस्ट प्राइस और एनआरबी, फिलहाल मान लो मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो लोअर होगा उस पर दिखाना। मैं इसका मतलब बताता हूँ। कॉस्ट मान लो उसका 5,000 रुपये है और मार्केट प्राइस मान लो 6,000 रुपये है। मुझे बताओ कि अगर कोई आपके पास जो स्टॉक एंड में पड़े हुए हैं उनको बनाने में आपको 5,000 लगा है और उसको सेल करोगे तो 6,000 में बिकेगा, तो बताओ इस स्टॉक पे आगे फायदा होगा कि घाटा होगा? अगर बिकेगा तो फायदा होगा। हमारा अकाउंट्स कहता है कि फायदा मत अभी दिखाओ, फिर आप इसके लोअर कौन सा है ये है ना, तो आप कॉस्ट प्रूफ को दिखाइए, यानी कि स्टॉक मानो कि 5,000 का है। जब बिक जाएगा तब प्रॉफिट मानने के लिए कहा जाता है, जब एक्चुअली हो जाता है। अगर नहीं हुआ है तो भाई कोई नहीं, आप उसको क्या करो मत मानो, तो हम 5,000 रुपये दिखाते हैं। मान लो स्टॉक आपका यहाँ पे 5,000 उसकी कॉस्ट है और मार्केट प्राइस मान लो 4,800, मतलब कि उसको बेचूंगा तो हमें कितना मिलेगा जी, 4,800 मिलेगा, ऐसा लगता है। मुझे बताओ कि अब जिस चीज़ को 5,000 में परचेज किया था, अगर बेचोगे तो 4,800 मिलेगा, आपको बेचने पे घाटा होगा कि फायदा होगा? हमने कहा कि घाटा होगा। देख रहे हो 200 रुपये का घाटा हो सकता है, तो कहता है कि घाटा आज ही मान लो। और आप जो क्लोजिंग स्टॉक है ना उसको 5 पे फिर मत दिखाओ, उसको 48 पे दिखाओ कि भैया स्टॉक हमारा 4,800 का है। ये सब हमें कौन अलाउ करता है? ये अलाउ करता है, ये सब MCQ के क्वेश्चन है बदमाश। एग्जाम में बोलेगा कि बताओ वी क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वी क्रिएट प्रोविजन फॉर रिपेयर, वी क्रिएट आपका वी शो स्टॉक एट लोअर प्राइस ड्यू टू विच कन्वेंशन, किस कन्वेंशन के चलते? तो हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिज्म। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? प्रूडेंस आपका। क्लियर? ये सर। कंसिस्टेंसी कहता है कि भैया आप जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो ना वो कंसिस्टेंट बेसिस पे करो। मतलब कि ये नहीं कि कोई एक रूल आज है, अगले साल कोई और रूल, अगले साल कुछ और रूल। एग्जाम्पल बताता हूँ, हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं मशीन पे, मान लो इस साल हम चार्ज करते हैं SLM मेथड से, अगले साल हमने कर दिया WDB, फिर कर दिया SLM, ये नहीं चलेगा। अकाउंट्स अच्छा दिखे, अच्छे से कंपेयर कर पाओ, दूसरों को कंपैरिजन करने दो आप, उसके लिए कंसिस्टेंट बेसिस। आप जो भी मेथड फॉलो करो हमें फर्क नहीं पड़ता, बट जो भी मेथड फॉलो करो ना कंसिस्टेंट बेसिस पे उसको फॉलो करना चाहिए, है ना, कंसिस्टेंट बेसिस पे। उसको जल्दी ब्रेक करने की कोशिश मत करना। ऐसा हमें कौन कहता है? कन्वेंशन ऑफ आपका कंसिस्टेंसी। पता है, देख रहे हो आप, ये ट्रेडिशन है बच्चे। कॉन्सेप्ट से हमने अकाउंट्स बनाया,
ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इनको फॉलो करते हुए हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। लेकिन अकाउंट्स मेंटेन करते समय इन ट्रेडिशन ये जो मान्यता है ना, हम इसको भी ध्यान रखते हैं कि भैया हम प्रॉफिट निकालते समय हम इसको भी देखेंगे, ध्यान रखेंगे। हम क्या करेंगे जी, कंसिस्टेंसी भी रखेंगे। मटेरियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, मैं जानता भी हूँ कि आप इस 2 वर्ड में आपने जो भी पढ़ा होगा, जब भी पढ़ा होगा, गलत पढ़ा होगा। हो सकता है कि आप सही हो, मैं आपको बहुत ज़्यादा गलत नहीं बोलूँगा, अदरवाइज आप गुस्सा करोगे। लेकिन मैं इन दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिए। एक है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। पता है ये क्या बोलता है? कहता है कि अकाउंटिंग करते समय, अकाउंटिंग हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग का, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। अकाउंटिंग में एक होता है क्या जी, कि जो आपने रिजल्ट को आपने एनालिसिस इंटरप्रेट किया है ना, उसको कम्युनिकेट करना जितने भी लोग होते हैं। जैसे कम्युनिकेट करने में सपोज दैट कि आप शेयर होल्डर को आप कुछ भेज रहे हो। मान लो एम्प्लॉय बोल रहे हैं कि भैया हमें भी कुछ बताओ कंपनी के बारे में, तो एम्प्लॉय को दे रहे हो। एक मान लो कि आपका सपोज दैट क्रिएटर है, वो भी कुछ आपसे डिटेल मांग रहा है। तो ये मटेरियलिटी कहता है कि भैया आप जो भी अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन आपने निकाला हुआ है, आप अगर शेयर होल्डर को दे रहे हो तो वही इंफॉर्मेशन आप उनको दो ना जो कि शेयर होल्डर को जरूरत है। आप अगर एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो वही इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय को दो जो एम्प्लॉय को जरूरत है। अब बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। मान लो सपोज दैट कि बीइंग इन टॉप, आप एक सीएमए बन के आपने क्या किया जी, कंपनी का एक निकाला हुआ, सपोज दैट मैं आपको बताऊं आपका जीपी रेशियो। सुन लो एक बात, एक आपने निकाला हुआ है एनपी रेशियो, आपका एनपी रेशियो निकाला, सब कुछ इंटरप्रेट किया ना आपने, जीपी रेशियो निकाला, एनपी रेशियो निकाला। एक आपने क्या किया, आपने मान लो आपने निकाला हुआ है सपोज दैट हमारा क्या मैं ले लूँ, सपोज दैट आपने लिखा हुआ है कि करंट रेशियो। अब पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मैं थोड़ा बहुत याद दिलाऊंगा जितना मुझे समझ। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता था करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी। ऐसे बहुत सारे रेशियो होते हैं जो जैसे जैसे आप बड़े होंगे सीखेंगे, और ये सब रेशियो आपको इंटरप्रेट करना में हेल्प करते हैं। अब देखो, मान लो एक शेयर होल्डर कहता है कि भैया तुमने क्या प्रॉफिट कमाया मुझे बताओ। तो जब शेयर होल्डर को आप इंफॉर्मेशन दोगे तो शेयर होल्डर क्या करना चाहेगा, उसे वो ये जानना चाहता है कि भैया नेट प्रॉफिट कितना कमा, उसको जीपी से क्या फर्क, आप मतलब आप बताओ। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हो तो मालिक क्या जानना चाहेगा, भैया प्रॉफिट कितना कमाया हमने, तो वो इसमें आपका इंटरेस्टेड होगा। तो आप इनके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन कौन सा होगा, एनपी रेशियो। उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे मतलब ही नहीं है। तो वही इंफॉर्मेशन आप इनको प्रोवाइड कीजिए जो इनके लिए मटेरियल है, जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्रिएटर, मान लो क्रिएटर जो आपके होते हैं वो क्या करेंगे जी, इनको इससे मतलब है कि भैया करंट एसेट से करंट लायबिलिटी का पेमेंट होता है, तो करंट लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए कितना करंट एसेट्स है। अब अगर क्रिएटर कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं और आप ये दोगे, उनको कोई उससे मतलब ही नहीं है, वो जानना चाहेंगे इस रेशियो के कि मैं कितना सेफ हूं। तो मेरे बच्चे, मटेरियलिटी सिर्फ ये कहता है कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन ही जो बंदा जिसको जो चाहिए उसको प्रोवाइड करना चाहिए। पहली बात, मटेरियल मतलब उसके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट, जो भी डेटा, जो भी चीज़ आप जिसको भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसी तरीके से दीजिए। एक और भी बात आपको बताना चाहता हूँ मटेरियलिटी का मतलब, पता है सीओसी की बात करता हूँ, हमारे सीओसी एजुकेशन का। सीओसी एजुकेशन में अगर मान लो मेरा एक अकाउंटेंट है और एक आपका सीनियर अकाउंटेंट है, 2 आदमी है, एक जूनियर अकाउंटेंट एक सीनियर अकाउंटेंट। जो मेरा जूनियर अकाउंटेंट है ना बच्चे, वो क्या करता है कि पेटी कैश को मेंटेन करता है, छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं वो मेंटेन करता है। तो वो छोटे छोटे खर्चे कहाँ कहाँ कितने कितने हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन मेरा जो सीनियर अकाउंटेंट है उसके लिए मटेरियल है। वो देखेगा कि हाँ जी आपने कहाँ कहाँ खर्च किए। छोटे छोटे खर्चे भी बड़े बड़े बहुत बड़े अमाउंट के हो जाते हैं। टाटा कंपनी के अंदर में जो पेटी एक्सपेंस है वो पिछले साल के रिकॉर्ड के मुताबिक वो आपका 36 करोड़ रुपए का, 36 करोड़ रुपीज पेटी एक्सपेंस, छोटे छोटे खर्चे एक साल में जो हुए हैं 36 करोड़। तो ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं इनमें कोई जेन्युइन खर्च है कि नहीं है, ये डिटेल जानना मटेरियल है सीनियर जो मेरा अकाउंटेंट है उसके लिए, मेरे लिए नहीं बच्चे। मैं अगर वो चेक करना शुरू कर दूंगा कि यार आपने दूध पे कितना खर्च किया, पानी पे कितना खर्च किया, तो फिर तो मेरा टाइम ही बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे लिए क्या मटेरियल है कि भैया टोटल पेटी एक्सपेंस कितना हुआ है,
वो मेरे लिए मटेरियल है। तो ये आपको बस इतना बताता है कि भैया अकाउंटिंग करते समय जब इन्फॉर्मेशन आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, तो जिस लेवल पे बात हो रही है, जिस पार्टी की बात हो रही है, जिस आदमी की बात हो रही है, उसके लिए जो मटेरियल होगा, जिस फॉर्म में मटेरियल होगा, उसी तरीके से उसको प्रोवाइड कीजिए। क्लियर आपको यहां तक? यस सर। और जो चौथा है ना, फुल डिस्क्लोजर, ये कहता है कि भैया अकाउंट्स मेंटेन करते समय हर एक आइटम को आप डिस्क्लोज करो, हर एक चीज़ वहाँ पर डिस्क्लोज होना चाहिए, है ना। अकाउंट फुल डिस्क्लोजर यही कहता है कि हर एक चीज़ को आप डिस्क्लोज कीजिए, कोई ऐसा नहीं कि आप आधा चीज़ दिखाओ आधा चीज़ ना दिखाओ। तो ये बातें हमें ध्यान में लेकर चलना पड़ता है आपका कन्वेंशन के अंदर में। 4 हमारे कन्वेंशन है, कौन कौन सा जी? एक हमारा है आपका क्या बोलते हैं, एक है कंजर्वेटिज्म, एक हमारा हो गया कंसिस्टेंसी, एक हो गया मटेरियलिटी, एक हो गया फुल डिस्क्लोजर। याद रहेगी बात। एग्जाम में पूछेगा कन्वेंशन बताओ कौन से हैं, 3 दिया रहेगा, चौथा उसमें कॉन्सेप्ट कोई डाल देगा, तो आपको कन्वेंशन का मतलब ये 4 कन्वेंशन हमारे होते हैं। क्लियर बच्चे? बोलो हाँ। ये सर। तो ये हमारे कन्वेंशन निकल के आ गए। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन है मटेरियलिटी। पता नहीं ऐसा सेंटेंस क्यों चलता मार्केट में, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इसका अलग कॉन्टेक्स्ट है बोलने का, इसका अलग कॉन्टेक्स्ट है बोलने का। ये रिकॉर्डिंग की बात करता है, ये इन्फॉर्मेशन पास करने की बात करता है, बट पता नहीं क्यों एग्जाम में आपका भी आ जाए कि बताओ जी फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन कौन सा है, तो मटेरियलिटी कह देना। मटेरियलिटी का एक्सेप्शन क्या है? फुल डिस्क्लोजर। बट ये इररिलेवेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनता है। आप जब बड़े हो जाओगे तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं रह जाएगा, बट फाउंडेशन में तो मैंने बता दिया आपको। अब देखो ये आपके जो कॉन्सेप्ट है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं, और हमने कन्वेंशंस जो थे ना वो भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। आप बिल्कुल आराम से पढ़ना। कंजर्वेटिज्म को ही प्रूडेंस कहते हैं, मैंने बता दिया। मीनिंग वही कि पॉसिबल लॉस को एक्सपेक्ट कीजिए, प्रॉफिट को नहीं, प्रॉफिट जब होगा तब देखेंगे। कंसिस्टेंसी यानी कंसिस्टेंट बेसिस पर अकाउंटिंग कीजिए। मटेरियलिटी बता दिया कि जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वही आप क्या कीजिए, यूजर्स को पास कीजिए। और फुल डिस्क्लोजर, आप अकाउंट्स को फुली डिस्क्लोज कीजिए प्रेजेंटेशन करते समय। आइए अगेन अब शुरू करते हैं एमसीक्यू। इसमें टोटल एमसीक्यू कितने हैं जी 1B के अंदर में? तो वी हैव टोटल एमसीक्यू ऑफ यहाँ पे 19। मैं चाहूँगा कि इस 19 को जब मैं पहले अभी आप आंसर मत देखना प्लीज़ बच्चे, आंसर मत देखना। ये 19 एमसीक्यू जब मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, आप पढ़ूंगा, वीडियो पॉज, आप उसका आंसर करो, सेकंड पॉज आंसर करो। और 19 में आपका 1B में कितने मार्क्स आए हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर मेरे प्यारे बच्चे हैं तो, ठीक है ना। इससे क्या होगा ना, कंपटीशन बढ़ेगा। गलत हो कम हुआ तो कोई बात नहीं। अगर मान लो कि सपोज 19 में आपके 5 ही सही हुए, लेकिन अगर आप 5 लिखोगे दूसरा 10 लिखेगा, आपके अंदर में मोटिवेशन क्रिएट होगा कि वो 10 कैसे कर लिया और अच्छे से पढ़ूंगा। यही तो कंपटीशन होता है, इसी से तो हम एग्जाम में दूसरों से आगे निकलते हैं बदमाश। तो उसको मेंटेन करो ना, और झूठ मत लिखना, जो आएगा फैक्ट, सच्चाई एक्सेप्ट करो, तभी आगे बढ़ोगे। आइए पहला, कॉमन सेट ऑफ रूल्स, कन्वेंशन, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग इज रेफर टू एज, क्या बोलते हैं, गैप। जिसमें कि कन्वेंशन भी आ गया, रूल मतलब कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल भी आ गए, स्टैंडर्ड भी आ गया, प्रोसीजर, सब कुछ मिला के क्या बोलते हैं, गैप। पहला। दूसरा डैश रेफर टू assumptions एंड कंडीशंस दैट डिफाइन द पैरामीटर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, है ना। डैश रेफर टू assumptions condition that define the parameter and constant within which the accounting operates। वो क्या होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है। प्रिंसिपल मत कह देना, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन दोनों को मिला के बनता है बच्चे। और जहां पे हम assumption एंड कंडीशन लिखे हुए वो तो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है। बोलो हाँ। ये सर, तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आएगा, ठीक है। तीसरा पे आइए, डैश आर कस्टम एंड ट्रेडिशन। अरे बताओ ट्रेडिशन क्या बोला था अभी मैंने, कन्वेंशन कहा था। मैं ज्यादा क्यों बात करूं, मैं ज़्यादा बात ही नहीं करता। अब तो मैं वो वर्ड जो सर ने बोल दिया उसको कैच कर चुका हूं, अगर वो दिखेगा तो मैं आंसर फटाफट बता दूंगा। कॉमन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंक्लूड, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या क्या होता है, सेपरेटिटी होता है, यस। गोइंग कंसर्न होता है, यस। पीरियोडिसिटी होता है, यस। कन्वर्टिव नहीं होता, ये कन्वेंशन था हमारा, तो इसको हम क्या करेंगे, टिक मार्क कर देंगे, ठीक है ना। डिफरेंट अकाउंटिंग कन्वेंशन बताओ क्या क्या होता है जी, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, तो कहता है कि कंसिस्टेंसी था तो कन्वेंशन, रिलेशन था हमारा ना, ये तो कॉन्सेप्ट में था, ओह यही टिक मार्क हो गया, ये तो सब ठीक है। अच्छा, डिफरेंट अकाउंटिंग कन्वेंशन इंक्लूड द फॉलोइंग, तो कंसिस्टेंसी तो कन्वेंशन है, रिलेशन भी है, ये भी है, ये भी सॉरी माफ कीजिए, ये भी है, ये नहीं है। रिलेशन कॉन्सेप्ट था, याद है ना, रिलेशन था रेवेन्यू को लेकर आपका, तो हम बी में टिक मार्क करेंगे।
कहता है आगे आपका अकॉर्डिंग टू concept business transactions are recorded in the books of accounts from business point of view. बदमाश business entity ये भी सही हो गया। देखता हूँ एग्जामिनर क्या पूछता है। According to dash, it is assumed that enterprise neither has intention nor need to liquidate or wind up the business आपका going concern, business चलते रहेगा। According to dash concept, life को हम ब्रोक करते हैं, periodicity हो गया। सर आप हमें टाइम नहीं दे रहे हो, अरे 8 बोल दिया ना, पॉज करो, खुद पढ़ो, आंसर निकालो, फिर मुझसे मैच करो। 9th, dash concept recognize revenue and expenses as they are earned or incurred. Accrual, not when the cash आपका accrual basis पे करना। Dash concept is commonly expressed in terms of fundamental accounting assumption आपका assets। ये कौन सा था? dual aspect। ये फॉर्म था dual aspect का। 11th पे आइए। Dash concept states that revenue expense must be recorded at the same time at which they are incurred। कहता है कि for the application of this concept several adjustments हमने prepaid accrued का किया था। बताओ कौन सा था वो? आपका था मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग ही या तो आपका बोल दे ये लाइन तो भी मैचिंग हुआ और ये एडजस्टमेंट भी मैचिंग वाले के लिए था आपका। डैश कॉन्सेप्ट स्टेट रेवेन्यू के बारे में से बात कर रहा है तो आपका रिलेशन कॉन्सेप्ट हो गया। डैश कॉन्सेप्ट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट, आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया। पता नहीं आप कितने मार्क्स लेकर आओगे, मैं तो अच्छे मार्क्स ला रहा हूँ। डैश कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज। क्या था ये था हमारा प्रूडेंस यानी कि आपका कंजर्वेटिज्म, दोनों में से कोई भी एक नाम देगा, मीनिंग सेम होता है। कन्वेंशन ऑफ डैश मीन्स द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर आफ्टर ईयर ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। आपका कंसिस्टेंसी आपका हो गया। Convention of dash to make financial statement meaningful, only important and relevant information आपका should be supplied to the users। आपका मटेरियलिटी हो गया। कन्वेंशन कहता है कि material and relevant fact concerning financial should be fully disclosed, full disclosure का हो गया। एक ऑड का मतलब होता है कि 4 में से जो लगता है कि 3 किसी भी एंगल से मिलते जुलते हैं, चौथा हट के वो बताओ। तो डुअल एस्पेक्ट, मैचिंग, रिलेशन, मटेरियलिटी, ये 3 हमें क्या दिख रहे हैं जी? कॉन्सेप्ट है और ये क्या दिख रहा है? कन्वेंशन। तो इसमें टिक मार्क करेंगे, ठीक है ना। यहाँ भी ऑड आउट सेलेक्ट करना है। प्रूडेंस, कंसिस्टेंसी, मैचिंग और ये तो प्रूडेंस क्या था? ये भी था प्रूडेंस था आपका कन्वेंशन, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, मटेरियलिटी कन्वेंशन, तो मैचिंग में टिक मार्क करेंगे। ऑड का मतलब कि जो लगता है कि थोड़ा हटके है, तो 3 ठीक है, हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। 19 में मेरे तो बच्चे 19 में 19 है, आपके कितने हैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए 1B हमने खत्म किया, हमारा 1B चैप्टर एंड हुआ। और बच्चे अगली क्लास की हमारी जो बारी है, अगली क्लास में हम क्या करेंगे? 1C यानी कि कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन की हम शुरुआत करेंगे और बहुत मस्त तरीके से हम इसको एंड भी करेंगे। आप सबको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले इस धनुष 3.0 के अंदर में अगले चैप्टर को खत्म करने के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।